इस तरह की बातें लोगों के मन में आई। इतने में एक कोने में खूंटी पर टंगी हुई चादरें और कपड़े नीचे गिर पड़े। लोगों ने उधर देखा तो जनाब राजगुरु साहब खूंटी के नीचे भित के सहारे कोने में खड़े खड़े सो रहे थे। जब इन्हें जगाया गया तो सोते हुए ही बोले, बोलो मत सोने दा। एक रोज यूं ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्रांतिकारियों पर पुलिस क्या क्या अत्याचार करती थी, कैसी कैसी शारीरिक यंत्रणाएं उन्हें देती है। शायद भगत सिंह ही पुलिस के अमानुषिक अत्याचारों का, धैर्यशालियों का धैर्य डिगा देने वाला वर्णन कर रहे थे। उस रोज जब गुलाम चोर में हारने के बाद पेनल्टी के रूम में राजगुरु साहब साथियों के लिए खाना पकाने बैठे तो आपने सांड-सी अंगीठी में गर्म होने के लिए रख दी। एक अन्य साथी से आप बड़े मजे से हंस हंस कर बातें करे चले जाते थे और अंगीठी में संडासी गर्म हो रही थी। वह खूब लाल हो गई तो आपने वैसे ही हंसते हंसते उसे उठाया। उसे एक बार बड़ी अच्छी तरह देखा, मानो उसके तेज लाल रंग की मन ही मन प्रशंसा कर रहे हो जिससे आप बातचीत कर रहे थे। वह साथी इनकी चेष्टा को इनका बचपन समझकर यूं ही देखता रहा। जब आपने सहसा उस लाल जलती हुई संडासी को छम 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 3 जगह अपनी छाती पर लगा लिया तो उसने लपक कर इनके हाथ से वह संडासी छुड़ाई। हैरत से बोला, यह क्या करते हो बे? आप बोले, कुछ नहीं यार, देख रहा था कि टार्चर से मैं विचलित तो नहीं होऊंगा। और आप बिना किसी पीड़ा के प्रकाशन के उसी प्रकार स्वस्थता से काम करते रहने में प्रवृत्त हुए। अस्तु साथियों ने इन्हें बहुत झिड़का और इनके घावों की मरहम पट्टी करवाई। सब ऊपर से बड़े हैरान थे कि कैसा सीढ़ी है, कहा किसी ने भी नहीं, परंतु भीतर से सबके मन में अव्यक्त रीति से ही सही यह बात पक्की तरह जम गई कि रघुनाथ राजगुरु किस और ही धातु का बना हुआ है। मेरे लिए तो आज तक यह समस्या ही बनी हुई है कि राजगुरु ने अपनी छाती को स्वयं अपने आप को परखने के लिए और आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए जलाया था, या अपने विषय में भगत सिंह आजाद आदि साथियों को विश्वास दिलाने के लिए। राजगुरु को बातें करने का बड़ा शौक था और जब बातें करने पर आप पिल पड़ते थे फिर उनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। और जब तक बात का और बात सुनने वाले का भी कचूमर ना निकल जाए आप बाज ना आते थे। इनकी बातों से प्राय घबराते से रहते थे। एक बार आजाद, ये और मैं पुलिस की नजरों से बचकर कानपुर से झांसी जा रहे थे। रेल से हम लोग साधारण वे पढ़े लिखे मजदूर छोकरों के वेश में थे और वैसे ही गंदे कपड़े पहने थे। आजाद की हिदायतों के अनुसार मैं बात बात पर गाली बकता, कभी रेल के डिब्बे की सख्त खिड़की की मां से निकट संपर्क स्थापित करता, कभी दरवाजे को अपना साला बना कुछ लोफरों जैसी सस्ती गजलें गुनगुनाता आ रहा था। और आजाद भी वैसा ही कर रहे थे और मेरे गजलों और शेरों पर सिर हिलाते जाते थे और बहुत मजे में आने का अभिनय करते जाते थे। कुछ दूर तक राजगुरु भी इसी के अनुरूप व्यवहार जैसे तैसे करते रहे। उनसे कह रखा गया था कि जनाब आप कम ही बोले, नहीं बोले तो और भी अच्छा। मगर जैसे ही कालपी के इधर बुंदेलखंड की सीमा में गाड़ी पहुंची और ऊंची नीची जमीन, पहाड़ियों और उन पर बनी हुई गाड़ियों पर राजगुरु की नजर पड़ी, फिर तो छापामार युद्ध के लिए उपयुक्त बुंदेल भूमि को देखकर उन्हें शिवाजी की छापामार युद्ध कला की याद आए बिना न रही। फिर वे भूल गए कि इस समय वे अकेले में साथियों में बैठे देश के स्वतंत्रता युद्ध और उसमें छापामार युद्ध के स्थान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुलिस की नजरों से बचकर रेल में सफर कर रहे हैं और लोगों का और सीआईडी वालों का ध्यान हमारी ओर आकृष्ट ना हो, इसलिए बहुत साधारण सतर के मौजूद छोकरों जैसे गानों से मन बहलाते चले जा रहे हैं। मगर राजगुरु ने गुरीला युद्ध और शिवाजी की राजनीति पर अपने विचार व्यक्त करने का
उपक्रम कर ही तो दिया। आजाद ने बहुत टाला, मगर जब राजगुरु ने बार बार शिवाजी शिवाजी तो फिर पंडित जी शिवाजी किया तो आजाद झुंझला के बोले, शिवाजी की तो और तुझसे कहे क्या। साले ने जब मजा किरकिरा कर दिया। हाँ यार, वह सुना जब कफस से लाश निकली बुलबुले नशाद की। राजगुरु हतप्रभ होकर रह गई। मैं गजले फिर उड़ाने लगा। घर पहुंचे तो आजाद बोले, देखा, कहते हो कि रघुनाथ पर व्यर्थ ही लोग बिगड़ते पड़ते हैं। अब इसे वहां रेल में गुरीला युद्ध और शिवाजी की सूझी। भला बताओ, राम राम करते चले आ रहे थे, जानता है सीआईडी पीछा कर रही है और फिर ऐसी बातें करता है। आजाद की आंखों में आंसू से आ गए। बोले, इसने आज मुझसे शिवाजी को गाली दिलवा दी। फिर सहसा खिलखिलाकर आजाद राजगुरु को बाहों में भरकर पकड़कर बैठ गए और बोले, हाँ कहते ठीक हो, यह बुंदेलखंड की जमीन गुरीला युद्ध के लिए है बहुत अच्छी। शिवाजी की रणनीति यहाँ अच्छी तरह चलाई जा सकती है। किसी से मन मिलने पर राजगुरु बड़ी कुशादा दिली से बातचीत करते थे। अपने मन के किसी भी पहलू को छुपाकर रखना फिर आपके लिए असंभव ही हो जाता था और आप उसे अनावश्यक भी समझते थे। आपस में ऐसी ऐसी बातें कह बैठते थे जिसे शिष्ट भाषा में नग्न सत्य ही कहा जाता है और जो अतएव ही अशिष्ट समझी जाती थी। अपने चरित्र के संबंध में न जाने आपने मुझे ही कब कब क्या नहीं सुना डाला होगा। वह सब याद करने की न मेरी कभी प्रवृत्ति हुई और न वह अब मुझे याद ही है और न वह अब मुझे याद ही है। बस सब उसकी हसरत भरी सम्मिलित छाप आज तो दिल पर यहाँ है। आदमी क्या था, सजीव सत्य था। साथियों में राजगुरु सम्मान्यता नितांत अभावुक समझे जाते थे। इससे आपको कभी कभी बड़ी चिढ़ होती थी। पार्टी का अड्डा आगरे में था। एक रोज कुछ साथी मिलकर चांदनी रात में ताजमहल देखने गए। हम में से प्रायः सभी, शायद सुखदेव को छोड़कर, अपने आप को भावुक और कवि हृदय समझते थे। कम से कम बाहर रूप में भावुक और कवि हृदय जैसा व्यवहार करने का प्रयास तो करते ही थे। अतएव हम और सब के लिए भावुकता के प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन नहीं तो साधना कह लीजिए, उसके लिए यह नितांत आवश्यक था कि चांदनी रात में ताजमहल को देखकर यदि कुछ मौलिक काव्य रचना ना कर सके तो कम से कम मौन तो बने रहे, आपस में बातचीत कम करें और भावना से लबालब भरा हृदय लिए बैठे रहे। अतएव हम सब भावुकता में चुपचाप थे, मगर राजगुरु कब मानने वाले थे। औरों को चुप देखकर उन्हें स्वयं बातचीत करने का अच्छा अवसर हाथ लगा और प्रायः सभी की भावुकता की साधना में आप बाधक हुए। किसी ने तो आपकी तरफ से यूं ही मुंह फेर लिया। कोई बड़ी गहरी भावुकता में उठकर इधर उधर घूमने लगे। राजगुरु को लगा, इन सबको क्या हो गया है। जब एक साथी ने अपने अन्य साथियों के व्यवहार पर अपनी हैरत प्रकट की तो उन्होंने कहा, भाई रघुनाथ, इन्हें यहीं रहने दे, तू घर जाकर दंड बैठक मार, काहे को इधर चला आया है। और वे भी भावुकता की अपनी मौन साधना में लग गए। लाचार राजगुरु को भी एक जगह अलग बैठकर जबरन भावुकता की साधना में लीन होना पड़ा। औरों की भावुकता का दृश्य फल क्या था, इसे वे ही जाने, परंतु भावुकता के हमारे इस नए साधक की साधना का दृश्य फल हिंदी या हिंदुस्तानी के एक शेर नहीं, आप इसे अपना शेर ही कहा करते थे, के जन्म के रूप में हुआ। और क्योंकि अब आप एक शेर बना चुके थे, अतएव उसे साथियों को दिखाने के लिए आप बेताब हो रहे थे। इसका अवसर आपको दूसरे दिन सवेरे ही मिल गया, जब सभी साथी चाय पीते हुए ताजमहल की रात की शोभा का वर्णन कर रहे थे। सभी साथी इस समय हल्के हास परिहास की मनोभूमि में थे। ऐसे में राजगुरु ने उन पर अपना शेर छोड़ ही तो दिया।